हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एक तरह से आपका सिंधु नदी तंत्र कंप्लीटली रिवाइज्ड होगा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन्हें भी हम देखेंगे। यह सेशन आपको बाइलेटरल मिलेगा। मैं जहाँ पे हिंदी के डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग करूँगा कि जो इंग्लिश भाषी हैं उनके लिए भी प्रश्न हो। ठीक है, प्रश्न भले ही हिंदी में है, इंग्लिश भाषी भी इसको देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, हिमालय पार की नदियां हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। ध्यान से ऑप्शन पढ़ने से पहले कुछ इसका जो तर्क है वो समझिए। प्रश्न क्या है, हिमालय पार की, और ये अगर प्रश्न यही पूछा जाए हिमालय के पूर्व की, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों आंसर सेम ही होगा। तो देखिए अगर सपोज कि ये है आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय के निर्माण से पहले जो नदियाँ होंगी पीछे होंगी और वो हिमालय को काट के बह के आती होंगी भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नदियों का उदाहरण है। जैसे मैंने सिंधु नदी पढ़ाया था, तो सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। ठीक है, तो इंडस कहाँ से आती है, तिब्बत के पठार से। फिर मैंने आप लोगों को सतलज पढ़ाया था। ठीक है, सतलज कहाँ से आती है, ये भी तिब्बत के पठार से। और कहाँ से निकलती है बताइए, राकस ताल से। इंडस कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। और वैसे ही ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये निकलती है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से। ठीक है, और तिब्बत से तीनों की तीनों निकल रही हैं और ये हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और देखिए क्वेश्चन अटेंड करने से सबसे पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को रोक लेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, व्याख्या सुनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकेंड। ठीक है, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश या तो किन देशों में विस्तारित है। तो देखिए भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, उपरोक्त सभी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। भारत में भी है, चीन में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए, यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में निम्न प्रश्नों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत चीन से होता है। तो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। दूसरा देखिए, सिंधु नदी भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ये 2 राज्य नहीं है दोस्तों, ये क्या है, संघ शासित प्रदेश है और वर्तमान में सिर्फ लद्दाख में ही प्रवाहित हो रही है। अगर यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र की बात होगी तो दोस्तों दोनों हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर सिंधु नदी की बात होगी तो दोस्तों केवल होगा लद्दाख। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड देखिए क्या है, सिंधु नदी भारत में सिंधु गाज से लद्दाख में प्रवेश करती है। तो ये भी दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है। और जहाँ पे ये सिंधु गाज है उस लोकेशन का नाम क्या है दोस्तों, देमचोक। याद रखेंगे क्या है, देमचोक। और देमचोक लद्दाख के किस जिले में है, तो दोस्तों लेह में। ठीक है, अब देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट मिले, तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 होगा तो उसे करेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया था, डिटेल में सुना था, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। ठीक है, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब। कहाँ से निकलती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। किस दर्रे के पास से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है बारालाचला दर्रा के पास से। और चिनाब 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक है चंद्र और दूसरा है दोस्तों भागा। चंद्र और भागा से मिलकर बनती है चिनाब। ठीक है, चिनाब का अगर प्राचीन नाम पूछ ले आपसे एग्जाम में तो इसका प्राचीन नाम है दोस्तों अस्किनी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछ ले चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में कौन सा बांध बनाया गया है इस पे, तो दोस्तों याद रखेंगे सलाल बांध। ठीक है, इतना कुछ याद रख के चलेंगे एक नदी के बारे में ना, तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्विकली सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काबुल है, तो काबुल कहाँ से आती है, अफगानिस्तान से। सिंधु नदी को कहाँ पे ज्वाइन करती है, राइट साइड में, पाकिस्तान में। कहाँ से आती है, अफगानिस्तान से। काबुल का प्राचीन नाम अगर पूछ ले तो दोस्तों कुबा नाम से इसको जानते थे। किस नाम से, कुबा नाम से। ठीक है, खुर्रम भी यहीं पे कहाँ से आती है, सिंधु नदी को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में, ये भी आती है आपके दाहिने साइड से।
झेलम कहाँ से आती है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर से निकलती है। कहाँ से? वेरीनाग झरना के शेषनाग झील से। ठीक है, वेरीनाग झरना का पानी कहाँ पे कलेक्ट होता है? शेषनाग झील में। और कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसका सोर्स कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। किसका? झेलम का। झेलम का प्राचीन नाम पूछ ले तो झेलम का प्राचीन नाम है दोस्तों वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। ठीक है, तो इतना अगर आप याद रखते हैं तो कौन सा एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा जो आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है? हमने देख लिया है, तो जल्दी से बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिनाब को। तो हमने बताया था ना, चंद्र और भागा मिलके क्या बनाती हैं? चिनाब। ठीक है, कहाँ से उद्गम है इसका? बताइए, हिमाचल प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है वह है? बताइए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए झेलम तो है, बिल्कुल है। श्योक नदी भी हमने बताया था दोस्तों, जब क्या होता है सिंधु बहती है तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में कहाँ से? कराकोरम पर्वत श्रेणी से, ठीक है, एक नदी निकल के आती है, नाम है श्योक। ठीक है, और ये दाहिने साइड से सिंधु को ज्वाइन करती है। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? कोसी। कोसी कहाँ पे बहती है दोस्तों? तो कोसी आप याद रखेंगे कहाँ पे बहती है? बताइए, बिहार में। कोसी कहाँ पे बहती है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। चिनाब नदी तो सिंधु की सहायक नदी है ही। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है किस प्रकार का? तो हमने देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि हिमालय के निर्माण से जो पहले नदियां थीं तो उनको हम हिमालय की पूर्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, तो हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे आपको रुक के समझने की आवश्यकता है। हिमालय के निर्माण के पहले की नदियाँ हिमालय की पूर्ववर्ती कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती अपवाह है सिंधु हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, संदर्भ में। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत स्थित पंजाब की 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। ठीक है, पंचनद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइए, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ए है झेलम, बी है रावी, सी है ब्यास, डी है साबरमती। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। ठीक है, साबरमती दोस्तों आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? गुजरात में, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, न कि पंचनद में। पंचनद में आपकी प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ हैं? बताइए, झेलम है, रावी है, ब्यास है, उसके बाद कौन सी हैं? बताइए जल्दी से। उसके बाद आपका आ जाती है चिनाब। ठीक है, और कौन सी आ जाती है? बताइए, सतलुज। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है? पंचनद की हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर नहीं दे पाते हैं जवाब ना तो आप जितना बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। ठीक है, मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ये कौन सी नदी है? सिंधु, क्योंकि अंग्रेज इसको किस नाम से जानते हैं? इंडस, और इंडस से ही बना था क्या? इंडिया। ठीक है, और सिंधु से ही बना था हिंदू, हिंदू से ही हिंदू के आसपास रहने वाली नदियों के आसपास कौन लोग थे? हिंदू। तो हिंदू के नाम पे हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये दोनों नाम सिंधु नदी पर है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। ठीक है, भारत की तरफ से कौन थे? भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्लस पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों थे आयूब खान। ठीक है, आयूब खान। तो दोनों का नाम याद रखेंगे। कब हुआ था ये ट्रीटी? 1960 में। तो बताइए, भारत को कौन कौन सी नदियाँ मिली थी? बताइए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को कौन कौन सी नदियाँ मिली थी? तो नीचे की तीनों नदियाँ कौन कौन? बताइए। तो दोस्तों भारत को मिला था ब्यास, ठीक है, रावी और सतलज। ठीक है, इन नदियों का पानी भारत को मिला था। इसके बाद ऊपर का जो भी नदियाँ थी, ठीक है, जैसे ऊपर की कौन थी? सिंधु। कौन नदी थी? सिंधु। उसके बाद कौन थी? झेलम। उसके बाद कौन थी दोस्तों? चिनाब। इन तीनों नदियों का पानी किसको मिला था? इन तीनों नदियों का पानी मिला था दोस्तों पाकिस्तान को। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताइए, ए है लेह सिंधु, बी है श्रीनगर झेलम, सी है लुधियाना सतलज, डी है लाहौर और सिंधु। तो देखिए लेह में सिंधु है ही, ठीक है, श्रीनगर में
देखिए अगर झेलम की बात करें श्रीनगर के पास से ही बहती है, उसके बाद लुधियाना सतलज है ही, तो एक ही बचा, ठीक है। तो पंजाब में है लाहौर और सिंधु नदी वहाँ से होके नहीं बहती, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत के पंचनद झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है, ठीक है। तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था भारत के बाहर कौन सा नदी निकलती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है दोस्तों, तिब्बत के पठार के राकस ताल से, ठीक है, कहाँ से, राकस ताल से, ठीक है, और आसपास में ही आपका कैलाश पर्वत। चलिए इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नदी या नदियों और उनका वैदिक कालीन नाम सही सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे मैंने आज आप लोग को डिस्कस किया ना डिटेल में, किस नदी को वैदिक काल में या प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये तो क्वेश्चन आप धड़ल्ले से कर लेंगे, है ना। कीजिए जल्दी से। देखिए झेलम को बितस्ता कहते हैं, बिल्कुल, और झेलम को ग्रीक भाषा में हेड स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्यास को विपाशा कहते हैं, बिल्कुल। सतलज को सुतुद्री कहते हैं, बिल्कुल। चिनाब को सांगपू नहीं कहते हैं। सांगपू किसका नाम है, ब्रह्मपुत्रा का, याद रखेंगे। सांगपू किसका नाम है, ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपू के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन चिनाब को किस नाम से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अस्किनी। किस नाम से जानते हैं, अस्किनी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, सतलज नदी भारत में किस राज्य और किस गाज से प्रवेश करती है। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे से, किस गाज से, तो सिरकिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर से दाहिने तरफ से नहीं मिलती है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका जवाब। तो सिंपल सी बात है भैया, इसमें चिनाब कहाँ से मिलती है बताइए, सिंधु में, पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन किधर से मिलती है, लेफ्ट साइड से। तो इसमें इतना क्या सोचना है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिए काबुल को कुबा के नाम से हम जानते थे, ठीक है, और गोमल को गोमती के नाम से। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी काबुल और गोमल, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया था ये, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप दिमाग पे जोर डालिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2880, ठीक है। आपको हमने ये भी समझाया था कि कभी कभी इसका जो मतलब लेंथ है ये कितना काउंट किया जाता है, 3132, कभी कभी 3110 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है। तो अगर 2880 मिलता है तो एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा ये समझा रखा है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दो नदियों का उद्गम हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से होता है। तो बताइए, ये तो हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रावी और ब्यास का जो उद्गम है वो अगर बात करें रोहतांग दर्रे के आसपास से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से होता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, इसमें राइट आंसर होगा, हमने शुरू में ही देख लिया था, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास से, ठीक है। तो इतना याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल है ना, तो चिनाब के बारे में यहाँ पे है कुछ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस कहाँ पे, लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से ये बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो झेलम नदी का संगम चिनाब में होता है, रावी नदी का संगम चिनाब में होता है, ब्यास नदी का संगम सतलज में होता है, सतलज का संगम चिनाब में होता है। तो बताइए। देखिए दोस्तों
इसमें झेलम नदी का संगम चिनाब में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। रावी नदी का संगम भी चिनाब में होता है, ये भी करेक्ट है। ब्यास नदी का संगम सतलज में होता है, कहाँ पे होता है दोस्तों? अगर हम बात करें पंजाब के हरके में, ये भी करेक्ट है। सतलज का संगम चिनाब में हो जाता है, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों इसमें चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को, ठीक है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो बताइए, आज ही मैंने समझाया था आपको। इसको दोस्तों बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो पंजाब जो है ये दोआब क्षेत्र में विकसित हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से नदियों के किनारे जो बसे नगर होते हैं उसमें आपको बताना है कि कौन नदी के किनारे कौन सा शहर है या नगर है नहीं बसा था, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो ए है लुधियाना के किनारे, लुधियाना बसा है सतलज के किनारे, झेलम बसा है श्रीनगर के किनारे, लेह बसा है सिंधु के किनारे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है, इसका जवाब आप देंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है? तो दोस्तों ये आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम ऋग्वेद की पवित्र नदी की बात करें तो सबसे पवित्र सरस्वती थी, लेकिन सबसे अधिक बार उल्लिखित सिंधु है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित विशाल मैदानी क्षेत्र के किस देश के हिस्से को नहरों का देश कहते हैं? बताइए। तो आज ही डिस्कस किया था, नहरों का देश, नदियों का देश, ठीक है, झीलों का देश। तो जल्दी से बताइए, इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के मुताबिक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नदियों का देश कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। लगभग 7000 नदियाँ हैं बांग्लादेश में, तो याद रखिएगा, लेकिन एक का भी उद्गम बांग्लादेश से नहीं होता है। झीलों का देश है दोस्तों फिनलैंड, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए, आपको सही कथन का चुनाव करना है। अब देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में दे रखा है, यह भूमि के उस संपूर्ण क्षेत्र को संदर्भित करता है जिस पर वर्षा होती है और नदी बेसिन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों सही कथन इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बी देखिए क्या है, वाटरशेड शब्द का उपयोग भूमि के एक छोटे क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक छोटी धारा, झील या आर्द्र भूमि में जाता है। तो ये भी दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है, आज ही समझाया था। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन क्या है, नदी बेसिन के भीतर कई छोटे जल क्षेत्र होते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखिए, आपसे मैं बोलूँगा, अगर आप नए हैं, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। बाकी मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो हैं ही। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले सेशन में।